तो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज जो तथ्य हम खोलने जा रहे हैं ना, वो मतलब कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे भूभाग का गुप्त विश्लेषण है जो अपने आप में एक पूरे देश की ताकत, आबादी और विविधता समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन देखिए, इस विश्लेषण में हम उन तथ्यों तक रुक नहीं करेंगे जो आसानी से मिल जाते हैं। एक अन्वेषणात्मक पत्रकार के तौर पर मैं इन आंकड़ों को बेहद संदेह की नज़र से देखता हूं, क्योंकि जो सचमुच बड़ा होता है उसके पीछे के रहस्य भी उतने ही गहरे होते हैं। और मेरा मकसद उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाना है। जब मैंने इन नए दस्तावेजों और इस समग्र अध्ययन के कच्चे आंकड़ों को एक साथ रख कर देखा, तो जो तस्वीर उभरी उसने मुझे सच में बेचैन कर दिया। इस राज्य का भूगोल, इसका सदियों पुराना इतिहास और आज का सबसे ताज़ा घटनाक्रम, ये सब अलग-अलग दिशाओं में नहीं जा रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहे हैं? अगर इन निर्देशांकों और आंकड़ों को ध्यान से पढ़ें तो ये एक आने वाली आर्थिक महाशक्ति का बेहद सटीक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हर एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है और मेरी कोशिश यही है कि हम उन जुड़ाव बिंदुओं को आज पूरी तरह से सामने लाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे बुनियादी हिस्से से, इसका भूगोल। जब मैंने इसके आकार को देखा तो मुझे लगा कि मैं किसी छोटे महाद्वीप के निर्देशांक पढ़ रहा हूं। कुल क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है। एक अकेला राज्य इतना विशाल कैसे? और इस विशालता को समझने के लिए आपको इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सिर्फ अंक मत मानिए। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक फैला है। एक सेकंड, ये निर्देशांक तो ठीक है, पर जमीन पर इनका असल मतलब क्या है? असल मतलब ये है कि इन निर्देशांकों के जाल को हटाकर देखिए तो आपको इसका असली रूप समझ आएगा। एक तरफ उत्तर में ये शिवालिक की ठंडी और ऊंची पहाड़ियों को छूता है, बीच में गंगा का अत्यंत विशाल और उपजाऊ मैदान है, और दक्षिण में विंध्या के खुरबरे पत्थर हैं। एक ही सीमा के अंदर इतने विपरीत भौगोलिक रूप, ये प्रकृति का एक बेहद जटिल संतुलन है। रुकिए, सीमाओं की बात आई है तो इस दस्तावेज का सबसे हैरानकुन और खतरनाक हिस्सा देखिए। इसकी सीमाएं 8 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और सिर्फ राज्य नहीं, वही तो, यही नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक पूरा आजाद देश नेपाल। 8 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक अन्वेषक के तौर पर मैं इसको एक बड़ा प्रशासनिक चक्रव्यूह मानता हूं। इन सभी अलग अलग सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच तालमेल बैठाना यह अपने आप में एक असंभव लगने वाला कार्य है। लेकिन असली चुनौती उन सीमाओं पर नहीं बल्कि इस जमीन के ऊपर मौजूद प्रकृति में है। इस 2019 के ISFR फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखिए। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। क्यों? उसमें ऐसा क्या है? इतने बड़े राज्य में जहां इतनी उपजाऊ मिट्टी है, कुल वन आवरण सिर्फ और सिर्फ 6.15% है, सिर्फ 14,805 वर्ग किलोमीटर। और इसका विभाजन देखिए, अति सघन वन यानी घने जंगल सिर्फ 1.09% है, मध्यम सघन वन 1.69%, खुले वन 3.37% और झाड़ियां सिर्फ 0.24%। मजाक कर रही हैं? इतना कम? एक तरफ हम गंगा के उपजाऊ मैदान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 6% जंगल। तो क्या पूरा राज्य सिर्फ कंक्रीट के जंगल और खेतों में तब्दील हो चुका है? स्थिति ऐसी ही लगती है। तो क्या वहां प्रकृति बिल्कुल खत्म हो गई है? नहीं, देखिए, यहीं पर डेटा का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। रुकिए और इस अगले पन्ने पर मौजूद आंकड़ों को ध्यान से देखिए। जंगल कम जरूर है, लेकिन प्रकृति ने अपना रास्ता पानी के भीतर ढूंढ लिया है। इन 10 रामसर स्थलों पर गौर कीजिए। रामसर स्थल यानी वेटलैंड्स। हाँ, ये कोई आम झील या तालाब नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड रिजर्व्स हैं जो भारी शहरीकरण के बीच भी जैव विविधता को बचाए हुए हैं।
ये राज्य के फेफड़े और गुर्दे दोनों का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर, संत कबीर नगर में बखीरा, आगरा का सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, और उन्नाव में नवाबगंज। 1 मिनट, और भी हैं इस लिस्ट में। गोंडा में पार्वती अर्गा और मैनपुरी में समान। सही पढ़ रहे हैं आप। साथ ही इटावा में सरसाई नवर, हरदोई में संधि, रायबरेली में सामसपुर और ब्रिज घाट से नरोरा के बीच अपर गंगा रिवर का विशाल क्षेत्र। ये 10 रामसर स्थल उस 6% वन आवरण की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। ये सच में विचारणीय है। जमीन का एक हिस्सा कमजोर पड़ता है तो पानी के स्रोत उस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन भूगोल तो सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह है ना। जमीन वही मायने रखती है जहां मानव का संघर्ष और सृजन जुड़ता है। मेरा अगला पॉइंट यही है कि ये मिट्टी सदियों से धर्म और क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र रही है। इतिहास के इन पन्नों को पलट कर देखिए। बिल्कुल। और उस ऐतिहासिक दस्तावेज में सबसे पहले उस बौद्ध परिपथ यानी बुद्धिस्ट सर्किट वाली फाइल पर नजर डालिए। अगर आप इन स्थानों को नक्शों पर मिलाएंगे तो एक पूरा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र उभर कर सामने आएगा। हाँ, मैं इस सर्किट को देख रहा हूँ। सोचिए, गौतम बुद्ध के जीवन के सबसे बड़े और अहम मोड़ इसी भौगोलिक पट्टी में क्यों आए? कपिलवस्तु यानी आज का सिद्धार्थ नगर, जहां उनका बाल्यकाल बीता। सारनाथ, जो वाराणसी के पास है, वहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे हम धर्माचक्र प्रवर्तन कहते हैं। फिर श्रावस्ती, जहां उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास किए और सबसे ज्यादा ज्ञान बांटा। कुशीनगर भी तो है जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। हाँ, और संकीसा फर्रुखाबाद में, जहां सदियों से मान्यता है कि वह स्वर्ग से धरती पर आए। ये सिर्फ पुराने शहर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं का नागरीय ढांचा है। आस्था और शांति अपनी जगह हैं, पर इसी जमीन ने आजादी की सबसे भयानक आग भी उगली है। स्वाधीनता आंदोलन वाले इस गुप्त डॉसियर को देखिए। जब बाकी देश ब्रिटिश दबाव में घुटने टेकने को मजबूर था, तब यहाँ के महानायक क्या कर रहे थे? रामप्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर के काकोरी कांड के मुख्य रणनीतिकार, उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसने अंग्रेजी खजाने और उनके गुरूर दोनों को तोड़ दिया। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पूरी ताकत को यहीं पुनर्गठित किया और प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़े। और इसी प्रयागराज की मिट्टी से निकलकर आए जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और देश का भविष्य तय किया। पर सुनिए, इन सब बड़े नामों के बीच एक छोटी सी फाइल और दब कर रह गई है, जिसमें एक ऐसी जानकारी है जो सबसे ज्यादा हैरानकुन है। बलिया का डॉक्यूमेंट खोलिए, चित्तू पांडे का नाम पढ़िए वहां। 1 मिनट, इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में एक समानांतर सरकार। हाँ, समानांतर सरकार। जब पूरा देश अंग्रेजों की लाठियां खा रहा था, बलिया में चित्तू पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह उखाड़ फेंका और चंद दिनों के लिए ही सही अपनी खुद की सरकार चला दी थी। एक समानांतर सरकार उस वक्त अंग्रेजों के बिल्कुल नाक के नीचे, उनके हथियारों और सेना के बावजूद। ये तो विश्वास से परे है। ये दिखाता है कि इस राज्य की आम जनता में कितना भयंकर विरोध और विद्रोह का मद्दा रहा है। एक ऐसी आग जो किसी भी वक्त भड़क सकती है। और ये आग, ये शक्ति आती कहाँ से है? किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी जमीन नहीं, उसके लोग होते हैं। अब इस 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों पर आते हैं। मैं चेतावनी दे दूं, ये नंबर्स आपको हिला कर रख देंगे। मैं देख रहा हूं 19.98 करोड़, कुल आबादी लगभग 20 करोड़। मैं इस अंक को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये सिर्फ एक आबादी की संख्या नहीं है, ये एक जनसंख्या की विस्फोट है। अगर इस आबादी को एक अलग देश मान लिया जाए तो ये दुनिया के छोटी मोटी आबादी वाले देशों की तो छोड़िए, विश्व की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी महाशक्ति होता। सही कहा। इतने लोगों को रोजगार, भोजन और प्रशासन देना किसी भी सरकारी तंत्र के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सपना या भयानक सच हो सकता है। और इस आबादी का दबाव किस तरह जमीन पर पड़ता है, ये इस घनत्व यानी डेंसिटी से समझिए। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करता है वह है ग्रामीण और शहरी आबादी का विभाजन।
77.73% आबादी आज भी गांव में बसती है और सिर्फ 22.27% शहरी आबादी है। और जनजातीय आबादी? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या का अनुपात मात्र 0.57% है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस विशाल श्रमिक शक्ति का असली और सबसे बड़ा केंद्र आज भी खेती और गांव की पगडंडियों पर मौजूद है। लेकिन जब आपके पास इतनी विशाल श्रमिक शक्ति हो, तो उस शक्ति को दिशा देने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होती है। और यहाँ इस साक्षरता वाले चार्ट में एक बेहद अजीब और खतरे का संकेत दिखाई देता है। कुल साक्षरता 67.68% है, पुरुष साक्षरता 77.28% और महिला साक्षरता 57.18%। लेकिन इस स्थानीय विश्लेषण को देखिए, क्या भयानक अंतर है। बिल्कुल, मैं इस विषमता पर ही आना चाहती थी। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि समझ में आता है क्योंकि वहाँ उद्योग हैं, बड़ी कंपनियां हैं और निवेश लगातार आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। एक ही राज्य, एक ही सरकार, पर दो बिल्कुल विपरीत परिणाम। ये एक ऐसी खाई है जिसे पाटना सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ सदी का सबसे आधुनिक विकास है और दूसरी तरफ लोग अभी भी बुनियादी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। रुकिए, इस शिक्षा के आंकड़ों में एक डिटेल ऐसी है जो आशा की किरण दिखाती है। कानपुर नगर की महिला साक्षरता की दर देखिए। कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर्ज की गई है। कानपुर, जो हमेशा से एक औद्योगिक केंद्र रहा है, वहां महिलाओं का शिक्षा में सबसे आगे निकलना पूरे राज्य के लिए एक शांत किंतु सटीक बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि औद्योगिकरण का असर सिर्फ पैसों पर नहीं, सोच पर भी पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन इस शांत बदलाव को और इस लगभग 20 करोड़ की विशाल जनता को संचालित करने के लिए एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचा चाहिए। तभी हम आते हैं इस प्रशासनिक जाल पर। 75 जिले, 75 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां और 18 मंडल। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या जैसे प्रमुख मंडल इस पूरे तंत्र के नियंत्रण केंद्र हैं। 75 जिले। एक व्यवहारिक सवाल उठता यहाँ, इतने विशाल भूगोल में जहां इतनी अलग अलग आबादी हो, शिक्षा का इतना बड़ा अंतर हो, इस पूरे ढांचे को आर्थिक रूप से मजबूत और एकजुट रखना कैसे संभव है? हर जिले की परेशानी अलग है, मिट्टी अलग है, लोग अलग हैं, तो एक अकेली योजना कैसे सबको बचा सकती है? ये नामुमकिन लगता है। और यहीं पर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मास्टर स्ट्रोक। आपके इसी संदेह का जवाब इस अगले दस्तावेज में दर्ज है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई ये योजना कोई आम सरकारी खाना पूर्ति नहीं है। तो इसका असल मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सुनिए, स्थानीय शिल्प और छोटे उद्योगों को बचाकर उन्हें पुनर्जीवित करना और रोजगार का सृजन करना। इसने विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों को निचले स्तर पर बांटने का एक नया अध्याय शुरू किया। इसका प्रभाव इतना व्यापक रहा कि न सिर्फ निर्यात में भारी वृद्धि हुई, बल्कि G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्हीं उत्पादों को ग्लोबल ब्रांडिंग मिली। विकेंद्रीकरण, इसका मतलब है कि हर जिले की जो अपनी एक पुरानी स्थानीय पहचान थी, जो बड़े कारखानों और मॉडर्न बाजार की भीड़ में दम तोड़ रही थी, उसको सीधे तौर पर आर्थिक सहायता और नया आकार दिया गया। जरा इस लिस्ट को ध्यान से पढ़िए। पश्चिमी और मध्य यूपी का ODOP चार्ट। अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर, इसका मतलब है वहां के लोहारों को नया जीवन मिला। फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद। और आगे देखिए, आगरा और कानपुर के चमड़े के उत्पाद जो पूरे विश्व में बेचे जाते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में सैरामिक उत्पाद, मेरठ में खेल का सामान जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। कन्नौज में इत्र और सहारनपुर में लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी। ये सिर्फ शौक की चीजें नहीं हैं। ये छोटे उद्योग मिलकर एक बेहद विशाल आर्थिक फौज का निर्माण कर रहे हैं। और ये सिर्फ पश्चिमी हिस्से की बात हुई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में क्या स्थिति है? वहां के आंकड़े तो और भी ज्यादा समृद्ध और सांस्कृतिक हैं। वाराणसी में बनारसी सिल्क, उसकी शोहरत तो सदियों से है। भदोही और मिर्जापुर में कालीन यानी बेहतरीन कार्पेट्स जो सीधे यूरोप तक निर्यात होते हैं। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, जिसे बाकायदा GI टैग मिल चुका है। आजमगढ़ में काली मिट्टी की अनोखी कलाकृतियां, प्रतापगढ़ का आमला, गोरखपुर का मिट्टी का टेराकोटा काम, बांदा में शाजर पत्थर का शिल्प और चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने।
खिलौने, लकड़ी पर नक्काशी, टेराकोटा, ध्यान दीजिए ये सिर्फ बेचने का सामान नहीं है, ये हर स्थानीय समाज का डीएनए है। ओडीओपी ने दरअसल 75 जिलों की उस बेबसी को, जहां से लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में तब्दील कर दिया है। हर जिला अब अपना खुद का एक छोटा आर्थिक तंत्र चला रहा है। एक अन्वेषक के रूप में मैं इस योजना को एक बेहद रणनीतिक बदलाव मानता हूं। और इस बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास सबसे ताज़ा और गुप्त आंकड़े हैं। करंट अपडेट्स। ये दिसंबर 2024 का बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट है। नया डॉक्यूमेंट? एक सेकंड, क्या इस प्रशासनिक ढांचे में कोई और बड़ा बदलाव हुआ है? हाँ, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज 2 दिसंबर 2024 को इस पूरे क्षेत्र को राज्य का टेम्पररी यानी अस्थायी 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। रुकिए, पूरा एक नया जिला सिर्फ एक आयोजन के लिए? महाकुंभ जैसी विशाल भीड़ और व्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने प्रशासनिक नियम और सीमाओं की आदत को तोड़कर रातों रात एक नया जिला ही बना डाला। इसकी अनुकूलनशीलता सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ यही नहीं, विकास और बदलाव का ये पहिया तेजी से घूम रहा है। नए जिलों की लगातार मांग उठ रही है। बरेली से औंधला और गोरखपुर से फरंडा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। और सबसे बड़ा रणनीतिक कदम, वो ओडीओपी उत्पाद, जिन्हें हम अभी स्थानीय शिल्प कह रहे थे ना, अब वो नए बुनियादी ढांचे के तहत सीधे रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स पर और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ओडीओपी मार्ट के रूप में उपलब्ध है। गांव की पगडंडी पर बैठा एक कलाकार अब सीधा किसी भी वैश्विक ग्राहक के फोन की स्क्रीन पर अपना सामान बेच रहा है। अब अगर इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और क्रांति की मिट्टी, शिवालिक की ठंडक से लेकर विंध्य की ऊंचाई तक का उपजाऊ भूभाग, 10 रामसर स्थल जो पर्यावरण को सांसें दे रहे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा मानव पूंजी का विशाल भंडार, और इन सबको आपस में बांधता हुआ ओडीओपी का आर्थिक जाल, साथ ही तेजी से बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स का बुनियादी ढांचा, ये सब एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हैं। ये राज्य अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहचान तक सीमित नहीं है, ये बेहद तेजी से एक आर्थिक महाशक्ति यानी उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इन नए दस्तावेजों और तथ्यों ने यही साबित किया है, दुनिया के बड़े से बड़े आर्थिक मॉडल में ऐसी स्थानीय और वैश्विक अनुकूलनशीलता एक साथ देखने को नहीं मिलती। तो आखिर में इन सारे तथ्यात्मक आंकड़ों और इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद गंभीर सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे इन दस्तावेजों की बुनियाद पर खड़ा है। जब एक राज्य के पास ऐसी विशाल और दृढ़ परंपरा हो, आर्थिक बुनियादी ढांचा इतनी तेजी से डिजिटल और वैश्विक रूप ले रहा हो, और सबसे बड़ी बात 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की श्रमिक शक्ति एक साथ खड़ी हो, तो क्या वो वक्त सच में दूर है जब इसका हर एक जिला खुद में एक स्वतंत्र आर्थिक महाशक्ति होगा? यही असली पावर इस डेटा की। इस पर ध्यान से सोचिएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।